नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, यूक्रेन रशिया के युद्ध को 1 साल पूरा हो चुका है। ऐसा युद्ध जिसकी कामना किसी ने भी नहीं की थी कि वो 1 साल तक चलेगा। ना केवल रूस ने, ना केवल यूक्रेन ने, इसके अलावा किसी भी और दुनिया भर के विशेषज्ञ ने नहीं सोचा था कि यह युद्ध 1 साल तक चलेगा। लेकिन अब जबकि इस युद्ध को 1 साल हो चुके हैं, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यह युद्ध इतना लंबा क्यों चला। इस युद्ध में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण अभी भी शांति वार्ता नहीं हो पा रही है। इस युद्ध को आगे बढ़ाने में पश्चिमी देशों का कितना बड़ा हाथ है, रूस क्या चाहता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत को इस युद्ध से क्या फायदा या फिर क्या नुकसान है। मैं आप सभी का एक बार फिर से आज के एक्सप्लेन सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हर शुक्रवार रात 8 बजे यूट्यूब चैनल पर हम लोग एक ऐसा सेशन लेकर के आते हैं जहां पर हफ्ते भर में जो सबसे महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारे आज के इस मुद्दे के बारे में कि हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है। जैसा कि हमने अभी अभी चर्चा की, रूस और यूक्रेन के युद्ध को अब लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। जब से हम लोगों ने 21वीं शताब्दी में कदम रखा है, किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय तक कोई भी युद्ध चलेगा। जिस तरह से आधुनिक हथियार, एक के बाद एक हथियार अलग अलग देश बनाते जा रहे हैं, उस तरह से सोचा जाता है कि जब भी कोई युद्ध होगा वो शायद कुछ ही दिन या कुछ ही हफ्ते चलेगा। और जब ऐसा युद्ध होता है जहां एक इतना बड़ा देश है जिनके पास इतनी विशालकाय सेना है, दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार है, और एक दूसरी तरफ ऐसा देश है जो उनके मुकाबले काफी छोटा है, तब तो और यह माना जाता है कि युद्ध इतना लंबा नहीं चल सकता। लेकिन फिर भी इस युद्ध को 1 साल पूरा होने पर आया है। जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी पिछले फरवरी में, रूस और यूरोप के साथ साथ बहुत और सारे लोगों ने यह माना था कि युद्ध ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन चलेगा बस। व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने जब पहली बार मीडिया में अपना भाषण दिया था, जब उन्होंने युद्ध का ऐलान किया था, तो उन्होंने इसे युद्ध कहा भी नहीं था। उन्होंने कहा था ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। मतलब उनका मानना था कि कुछ नहीं, बस हमारी सेना जाएगी, थोड़ी बहुत चीजें जो गलत हो रही है वो ठीक करेगी और वापस आ जाएंगी। ये जो विशेष सैनिक कार्रवाई की शुरुआत हुई थी कुछ ही दिनों के लिए, इस कार्रवाई को अब 1 साल पूरा हो चुका है। अब हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि जो बाइडेन अभी अभी यूक्रेन पहुंचे बिना किसी को कानो कान खबर हुए। देखिए, जब अमेरिका का राष्ट्रपति कहीं भी जाते आते हैं तो यकीन मानिए दुनिया भर को खबर होती है उनके बारे में। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति जब विमान से जा रहे हैं तो वो विमान बहुत सारे और देशों के ऊपर से गुजर के जाता है, तो उस हर देश को ये बात बताई जाती है, सूचना दी जाती है कि भाई हमारे राष्ट्रपति का विमान आ रहा है आपके ऊपर से, तो इस इलाके में किसी और विमान को आने की अनुमति मत दीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी खतरा हो। तभी जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सफर करते हैं, उनके सफर करने से पहले बहुत लंबी चौड़ी योजना बनाई जाती है, किस रास्ते से वो जाएं, कहां पे जाएं, जिस तरह से उनका रास्ता पूरी तरह से सुरक्षित हो। लेकिन यहां पे आपने देखा, बिना किसी को बताए जल्द ही जल्द जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन पहुंचते हैं, बहुत बड़ा संदेश देने के लिए कि अमेरिका अभी भी यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। ये पहले ऐसे विश्व के बहुत बड़े नेता नहीं है जो यूक्रेन आए हैं। आपको पता होगा पिछले साल बहुत सारे बड़े बड़े नेता, बहुत सारे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जैसे कि बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के उस समय के पिछले साल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री थे, वो भी आए थे। उन्होंने भी ये दिखाया था दुनिया भर को कि देखिए हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। अगर आप इस युद्ध की कहानी देखिए, मैं आपको 1 साल पीछे लेकर के जाना चाहूंगा। आप यूक्रेन के नक्शे को देखिए और आप देखिए कि यूक्रेन में जब युद्ध शुरुआत हुई थी तो वो शुरुआत कहां से हुई थी। जब शुरुआत हुई थी तो रूस ने अलग अलग तरह से यूक्रेन पर हमला करना शुरू किया था। कैसे? देखिए, रूस की बहुत बड़ी सीमा यूक्रेन से मिलती है, तो यहां पे तो वो यूक्रेन आराम से हमला कर ही सकते थे। इसके अलावा रूस के पास 2 और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली बात, ये एक ऊपर देश देखिए, बेलारूस। बेलारूस के बारे में कहा जाता है ये यूरोप का आखिरी तानाशाह देश बचा है, आखिरी तानाशाह देश।
मतलब बेलारूस में अभी भी तानाशाही के बराबर ही काम होता है। अभी भी वहां पे जब चुनाव होते हैं तो वहां के राष्ट्रपति 90-95% वोटों के साथ जीत जाते हैं कि उनको पता है उनके खिलाफ तो कोई वोट वैसे भी नहीं देने वाला है। क्यों? क्योंकि बेलारूस के राष्ट्रपति को पता है कि मुझे रूस का पूरा समर्थन है। जब तक व्लादिमीर पुतिन रूस में बैठे हैं, बेलारूस को पता है मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो बेलारूस तो कहा जाता है कि रूस की मदद से ही, रूस के ही सारी सहायता से वो अपना काम कर रहे हैं। तो बेलारूस ने भी रूस को पूरी तरह से साथ दिया कि आइए आपकी सेना को यहां से हम लोग यूक्रेन में जाने का रास्ता दे देंगे। क्यों? क्योंकि यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वहां तक पहुंचने का रास्ता बेलारूस से काफी पास पड़ेगा। तो रूस ने जब शुरुआत की तो यहां से अटैक किया। इसके अलावा आपको यह भी पता होगा रूस ने 2014 में यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्रीमिया। जो आप क्रीमिया देख रहे हैं यहां पे, ये पहले से 2014 से ही रूस के कब्जे में था। तो यहां रूस की सेना पहले से ही मौजूद थी। तो जब पहली बार आक्रमण हुआ, पहला अटैक हुआ, तो रूस ने अपनी सीमा से अपने सैनिकों को भेजा, बेलारूस से सैनिकों को भेजा, हवाई फायरिंग की। देखिए यहां तक उन्होंने फायरिंग की और इसके साथ क्रीमिया, वो इलाका जो इनके कब्जे में पहले से था, वहां से भी उन्होंने भेजना शुरू किया। तो रूस की प्लानिंग तो यही थी। 3-4 दिन की बात है, जब इतने सारे सैनिक आएंगे तो कोई भी सरकार भाग जाएगी। क्यों? ध्यान दीजिए, कुछ ही महीने पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? कुछ ही महीने पहले अफगानिस्तान में जब अमेरिका वापस गया, रातों रात तालिबान ने वहां पर हमला किया और सरकार के सारे बड़े बड़े मंत्री रातों रात भाग गए। तो रूस को लगा भाई अफगानिस्तान में भी तो यही हुआ ना, कि जब हमला हुआ, जब अपनी जान को खतरे में कोई देखता है तो सब जान बचाकर भागते हैं। तो उनको लगा यहां भी यही होगा, बस हमले करने की बात है, कीव तक पहुंचने की बात है, राजधानी में एक बार सरकार ने बोल दिया कि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो बस खत्म। प्लान ये था व्लादिमीर पुतिन का कि एक बार जेलेंस्की जो वहां के यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो आत्मसमर्पण एक बार कर देंगे तो बस हम अपने ही किसी को वहां पे कठपुतली बना के बिठा देंगे कि ये अब से आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और वो असल में रूस के इशारों पर काम करेगा। ऐसी पूरी योजना बताई जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रूस की जितनी भी योजनाएं थी उन पर पानी फिर गया। अब देखिए, ये जो युद्ध है, जैसा मैंने कहा, कोई नहीं चाहता युद्ध इतना लंबा चले, क्योंकि क्या होता है जब युद्ध की शुरुआत होती है तो आप देखेंगे अखबारों में, न्यूज़ चैनल पे इसके बारे में खबरें आती हैं। फिर जैसे जैसे युद्ध लंबा चलना शुरू होता है, अखबारों में आप देखें खबरें आना खत्म हो जाती हैं, न्यूज़ चैनल पर इसके बारे में बात नहीं होती है। आप खुद देखिए, आप अखबार उठाइए, अभी आप जो बाइडेन की यात्रा को अगर हटा दीजिए यूक्रेन जो वो गए, उसके अलावा आप देखिए पिछले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, क्या आपने कुछ भी उस युद्ध के बारे में पढ़ा है अखबारों में? जी शायद नहीं पढ़ा होगा। बहुत से लोग तो ये पूछते हैं कि युद्ध अभी भी चल रहा है क्या? हमें तो पता नहीं, हमने तो पढ़ा नहीं। आप न्यूज़ चैनल्स पर देखिए, वही न्यूज़ चैनल जब शुरुआत हुई थी, भाग रहे थे कि हम भी यूक्रेन जाएंगे, यूक्रेन से रिपोर्टिंग करेंगे, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। कहीं पर भी उस युद्ध की अब बात नहीं हो रही, क्योंकि जब युद्ध इतना लंबा चलता है तो लोग भूलना शुरू हो जाते हैं। लोगों को लगता है अरे और परेशानियां हैं, उनके बारे में बात करो, ये खत्म हो गया। लेकिन युद्ध अभी भी चल रहा है। जो लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए अभी भी एक हकीकत है। संयुक्त राष्ट्र में महासचिव ने अभी अभी बयान दिया, दुनिया एक व्यापक युद्ध की ओर बढ़ रही है और मुझे डर है कि वे ऐसा खुली आंखों से कर रहे हैं। मतलब सबको दिख रहा है इस समय ये युद्ध कितना लंबा चल रहा है और कितना और भयानक रूप ले सकता है, लेकिन शायद ही इसके बारे में कोई भी कुछ ऐसा कर रहा है। एक तरफ रूस है जिसको सहायता मिल रही है कई सारे देशों से, जैसे कि चीन, बेलारूस, और दूसरी तरफ पश्चिमी देश है, अमेरिका और इसके अलावा यूरोप के पश्चिमी देश, जो कि यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो फंसा है वो है एक आम इंसान। मानवाधिकारों के संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त का जो कार्यालय है, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो युद्ध है 12 फरवरी 2023 तक लगभग 19,000 नागरिकों की जान जा चुकी है। देखिए ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2-3 चीजें समझिए, जब कोई युद्ध होता है, मानिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चीन का युद्ध हुआ, तो आमतौर पर युद्ध होते हैं बॉर्डर पर।
युद्ध होते हैं बॉर्डर के ऊपर, जहां पे सीमा दो देशों की मिल रही होती है। शहरों के अंदर बमबारी नहीं होती है आमतौर पर। वो विश्व युद्ध की बातें थी कि विश्व युद्ध पहला चल रहा है, दूसरा चल रहा है, कि भाई शहरों में ही आपने बम गिराना शुरू कर दिए। तो आमतौर पर जब आप देखेंगे युद्ध होता है दो देशों के बीच में, तो सैनिकों की जान बिल्कुल जाती है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आम नागरिकों की जान आमतौर पर आप नहीं देखेंगे जाती हुई। लेकिन इस युद्ध में आप देखिए 19,000 तो नागरिकों की ही जान गई है, सैनिकों का आंकड़ा अलग। दूसरी बात, जब भी आप इस तरीके के आधिकारिक आंकड़े देखते हैं, मान के चलिए वो आंकड़े हमेशा असल आंकड़ों से कम ही बताते हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनकी शिनाख्त नहीं की गई है, कई सारे लोग हैं जो कि सरकार अभी दबा रही है आंकड़ों को। तो अगर ये नंबर 19,000 यहां बताया गया है तो यकीन मानिए कि असल में बहुत ज्यादा नंबर होगा। यही नहीं, लगभग 75 लाख लोग विस्थापित हुए हैं युद्ध से, जो अपनी जान बचाकर भागे। अगर आप नक्शे को दोबारा देखें, अगर रूस यहां से अटैक कर रहा है तो मतलब कि यूक्रेन का ये जो पूर्वी इलाका है, ये इलाके में जो जगह है पूर्वी इलाके में, ये ज्यादा खतरे में है। तो पूर्वी इलाके से खास करके बहुत सारे लोग, हजारों लाखों की संख्या में, अपना घर छोड़ करके या तो यूक्रेन के ही पश्चिमी तरफ जा रहे हैं या फिर वो जा रहे हैं यूरोप के और देशों में। कहां पे? पोलैंड जा रहे हैं, वो रोमानिया जा रहे हैं, मोल्दोवा जा रहे हैं। ऐसे देशों में जाना चाह रहे हैं जहां उनको शरण मिल जाए, जहां पे उनकी जान बच जाए। और ये आसान नहीं होता। आप खुद सोचिए, आप एक जगह रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपका घर है, आपकी जमीन है, रातों रात आपको कहा जाए छोड़ के जाइए। क्यों? क्योंकि यहां हमला हो रहा है। तो आप क्या अपने साथ लेकर चले जाएंगे ऐसा कि आपको आगे जाके मदद हो? आप रातों रात जमीन घर तो नहीं बेच देंगे, वो तो वैसे का वैसा रहेगा, जो कब्जा करना चाहता है कर लेगा। रातों रात आपको कोई और नौकरी, कोई और आपको पढ़ाई के लिए कॉलेज तो नहीं मिल जाएगा। तो इसीलिए जब भी ऐसा युद्ध होता है तो आम नागरिकों के लिए बहुत ही ज्यादा कठिनाई का समय होता है। अब अगर आप ध्यान दें युद्ध हुआ क्यों, इसके बहुत सारे कारण हैं। अभी हाल ही में जब 1 साल पूरा हुआ युद्ध का, तो व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बहुत बड़ा भाषण दिया, लगभग 90 मिनट का। और जैसा कि उम्मीद थी, उन्होंने तो यही कहा, भाई हमारी कोई गलती नहीं है, पश्चिमी देशों की गलती है, उनकी साजिश है, हम नहीं अटैक करते तो वो हम पे आक्रमण कर देते, हमें पता था वो आक्रमण करने वाले हैं। अगर आप इतिहास देखिए यूक्रेन और रूस का, तो बड़ा दिलचस्प इतिहास है। जब रूस सोवियत यूनियन हुआ करता था, सोवियत यूनियन जैसा कि आपको पता है कई सारे देशों को मिलाकर के एक समूह था, उसका हिस्सा यूक्रेन भी था। मतलब उससे और भी अगर आप पहले जाएंगे, जो रूस के सम्राट रहे, जिनको जार कहा जाता है रूसी भाषा में, तो जो भी रूस का जार, रूस में सम्राट रहा है, उनके पास जितना भी इलाका रहा है उसमें यूक्रेन आमतौर पर उनके साथ ही रहा है। तो एक साझा इतिहास है। अभी भी यूक्रेन की आप आबादी को देखिए, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रूसी भाषा बोलते हैं, जिनकी संस्कृति रूसी लोगों जितनी ही बिल्कुल एक जैसी है, उसी तरह का इतिहास है, खाने पीने का तरीका, रहने सहने का तरीका। बहुत सारे यूक्रेन में ऐसे लोग हैं जो रूस की तरह ही हैं अभी। तो व्लादिमीर पुतिन ने जब ये पूरी योजना बनाई कि हम यूक्रेन पे अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई हम जब आक्रमण करेंगे तो यूक्रेन में तो बहुत सारे लोग हैं जो कि रूसी भाषा बोलने वाले हैं, जिनका इतिहास रूस से मिलता जुलता है, तो वो लोग तो हमारी मदद करेंगे ही करेंगे। वो अपनी सरकार को छोड़ के सबको बोलेंगे हमको रूस में आना है। ये उनकी योजना थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये जो साझा इतिहास तो जरूर है दोनों में, बहुत गहरे संबंध हैं दोनों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रूसी भाषा या रूसी संस्कृति या रूसी पृष्ठभूमि वाले लोग जो यूक्रेन में रहते हैं वो रूस के साथ अपनी वफादारी ज्यादा रखेंगे। ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के नैतिक रूप से रूसी हिस्सों में कई लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, देश की साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा रहा है। अब व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने अभी अभी लंबा चौड़ा भाषण दिया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन के आप इतिहास में झांकिए, यूक्रेन की सरकारें जानबूझ करके जो रूसी पृष्ठभूमि के, जो रूसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं यूक्रेन में, उनके खिलाफ जानबूझ करके कोई ना कोई काम वहां की सरकार करती है। मतलब व्लादिमीर पुतिन ने कहा हमारी जिम्मेदारी है कि रूस के जो लोग हैं, रूसी पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, वो दुनिया भर के किसी भी देश में हो, उनको बचाना,
उनका जीवन अच्छे से बीते, ये हमारी जिम्मेदारी है। और यूक्रेन में जो रूसी पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, यूक्रेन की सरकार उनका उत्पीड़न कर रही है और हमें उन्हें बचाने आना है। तो ये बहुत सारे बहाने दिए उन्होंने। एक बहाना ये भी, जैसा कि आपको पता है, वो है नेटो से जुड़ा हुआ। हाल ही में यूक्रेन ने काफी कोशिशें की हैं कि उनको नेटो का या नाटो का सदस्य बनाया जाए। अब नाटो या नेटो जो आपको बोलते हैं, ये क्या है? ये एक ऐसा समूह है जिसमें अमेरिका और बहुत सारे पश्चिमी देश हैं, यूरोपीय पश्चिमी देश हैं, इनको आप कहते हैं। ये जो नेटो है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। नेटो की सबसे खास बात यह है कि नेटो का मानना यह है, वो इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि नेटो के जितने भी सदस्य हैं, उनमें से किसी एक के ऊपर भी हमला हुआ तो सारे के सारे नेटो सदस्य उस देश को बचाने आएंगे। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अटैक अगेंस्ट वन इज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। एक के खिलाफ आक्रमण को सभी के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा और सब बचाने आएंगे। तो अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन गया तो आप खुद सोचिए, रूस को तो ये पसंद नहीं आएगा। रूस ये कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने हमको गारंटी दी थी इस बात की कि आप चिंता मत करिए, नेटो में हम उन देशों को शामिल नहीं करेंगे जो एकदम आपके सीमा रेखा के करीब हैं, हम उन्हें शामिल नहीं करेंगे। रूस कहता है देखिए आप वादा तोड़ रहे हैं, आप तो यूक्रेन को भी अपने संगठन में शामिल करने को तैयार हैं, आपने तो हमसे वादा किया था। अमेरिका कहता है भाई ऐसा तो कोई भी वादा नहीं किया था। तो यूक्रेन जिस जगह पर इस समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ नेटो पूरा समूह है उनके लिए, एक तरफ रूस है, तो बीच में जिसे कहते हैं बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब है एक ऐसा देश जो दो ऐसी बड़ी ताकतों के बीच में होता है और जो ये बात सुनिश्चित करता है कि दो ताकतें आपस में भिड़े ना। वो तभी कामयाब हो पाएगा जब ये जो बीच का देश है ये निष्पक्ष रहे। अगर ये जो बीच का देश है दो बड़ी ताकतों के बीच में, ये निष्पक्ष नहीं रहता है और ये किसी एक पक्ष का हिस्सा बन जाता है तो यकीन मानिए दूसरे पक्ष को उनसे भरोसा उठ जाएगा। और यही यहां पर हुआ। रूस को भरोसा उठ गया कि भाई अब तो आप नेटो के सदस्य बनने वाले हैं, अब तो यहां पर बात नहीं चलेगी। एक और बहुत बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं जब हम इस मुद्दे के बारे में पढ़ते हैं, हमें लगता है कि अरे इसकी शुरुआत तो अभी हुई, पिछले साल फरवरी में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो मुद्दा है यूक्रेन और रूस का, इसकी शुरुआत असल में नवंबर 2013 में ही हो गई थी। इसे बहुत मशहूर तरीके से यूरो मैदान आंदोलन कहा जाता है। अब समझने की कोशिश कीजिए यूरो मैदान आंदोलन क्या था। 2013 में यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था विक्टर यानुकोविच। अब विक्टर यानुकोविच जब यूक्रेन के राष्ट्रपति थे तो यूक्रेन उस समय ये तय करना चाहता था, या यूक्रेन को तय करना था कि क्या वो पश्चिमी देशों से अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे, अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय देश, क्या वो उनसे और मित्रता बढ़ाना चाहते हैं, नेटो में आना चाहते हैं या और समूह में आना चाहते हैं, या वो रूस की तरफ जाना चाहेंगे। क्योंकि उन्हें लगता था कि इन दोनों में से किसी एक की तरफ अगर हम नहीं आएंगे तो जो हमारी जो विकास की गति है वो ज्यादा तेज नहीं होगी। ये तय करना था उनकी सरकार को। नवंबर 2013 में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच, उन्हें व्लादिमीर पुतिन का समर्थक माना जाता था। ये व्लादिमीर पुतिन के कहने पर ही काम करते हैं। तो जैसा कि उम्मीद थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूरेशियन आर्थिक संघ में शामिल होने का फैसला किया। ये यूरेशियन आर्थिक संघ क्या था? यूरेशियन आर्थिक संघ असल में रूस की शुरुआत थी। जिस तरह से यूरोपीय संघ है पश्चिमी देशों के लिए, रूस ने सोचा हम अपने आसपास के देशों को मिलकर एक ऐसा ही मंच बनाते हैं, यूरोपीय आर्थिक संघ, जिसमें हम भी ऐसा ही करेंगे कि भाई व्यापार बेहतर हो, हम लोग टैक्स ना लगाएं एक दूसरे के ऊपर, ताकि हमारा भी विकास हो। रूस चाहता था यूक्रेन हमारी तरफ आए, इस संघ का हिस्सा बने। यूक्रेन में ज्यादातर लोग चाहते थे कि नहीं, हमें तो यूरोपीय संघ की तरफ जाना है, हमें तो यूरोप की तरफ जाना है। अब यहां पर जो राष्ट्रपति थे उस समय के, क्योंकि वो व्लादिमीर पुतिन के समर्थक माने जाते थे, तो जैसा कि उम्मीद थी, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन रूस का जो संघ था यूरेशियन आर्थिक संघ, उसमें शामिल होने का फैसला करा। और यूक्रेन की जनता को यह नहीं पसंद आया।
यूक्रेन की जनता का मानना था कि उनका विकास बेहतर तब होगा जब वो पश्चिमी यूरोपीय देश, जब वो अमेरिका, जब वो यूरोपीय संघ इनका हिस्सा बनेंगे, इनके साथ चलेंगे। और इसीलिए देश भर में नवंबर 2013 में पूरे यूक्रेन में बहुत बड़े बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने लगे। ये विरोध प्रदर्शन आमतौर पर कीव, जो उनकी राजधानी है, उनके मैदान में होते थे, इसलिए इसे यूरो मैदान का नाम दिया गया। ये जो यूरो मैदान का पूरा वहां पर आंदोलन हुआ, रूस उसे देख रहा था। रूस भी नहीं चाहता था ऐसा हो, क्योंकि भाई रूस को तो ये चाहिए था कि यूक्रेन उनकी तरफ रहे, उनके इशारों पे काम करे। उस दौरान प्रदर्शनकारी जो कि सरकार के खिलाफ थे और सरकार के सैनिकों की बहुत झड़प भी हुई। आखिर में क्या हुआ, बात इतनी बढ़ गई कि यानुकोविच को उनके पद से हटना पड़ा फरवरी 2014 में। लेकिन रूस को, व्लादिमीर पुतिन को यह बात एकदम भी पसंद नहीं आई। उन्हें पसंद नहीं आया कि यूक्रेन के नागरिक की इतनी हिम्मत कि वो ये कह सकेंगे नहीं, हम तो रूस के समूह का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम तो पश्चिमी यूरोपीय देशों तरफ जाएंगे, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो व्लादिमीर पुतिन, रूस ने उस समय फैसला किया कि इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सबक कैसे सिखाना पड़ेगा? 2014 में ही रूस ने यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है क्रीमिया का। मैं आपको फिर वही नक्शे पे वापस लेके जाना चाहूंगा। आप नक्शा देखिए, ये देख रहे हैं आप क्रीमिया। क्रीमिया पर 2014 में ही रूस ने कब्जा कर लिया, बहुत आराम से। उस समय यूक्रेन के सैनिकों ने कुछ बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं की, बहुत आराम से कब्जा हो गया। यहां पे वो कब्जा क्यों करना चाहते थे? देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आयात निर्यात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और आयात और निर्यात आमतौर पर आप देखेंगे बंदरगाह से होगा। तो जो समुद्री तट हैं, जहां पर बंदरगाह बने हुए हैं, वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप क्रीमिया को देखिए, देखिए क्रीमिया कहां पर है। क्रीमिया यूक्रेन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत था, क्योंकि उनका जितना भी कारोबार होता था उसमें से ज्यादातर कारोबार यहीं से होता था। यूक्रेन, जैसा कि आपको पता है, सूरजमुखी का जो फूल होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ बनाया उगता है, उसका तेल बनाया जाता है, दुनिया भर में वो बेचते हैं, अनाज भी दुनिया भर में बेचते हैं यूक्रेन। तो ये क्रीमिया पर कब्जा करना, ये बहुत ही एक सोची समझी चाल थी रूस की, क्योंकि उन्होंने सोचा यहां पर हम कब्जा कर लेंगे तो हमें काफी आसान हो जाएगा आगे जा करके कुछ समय में कब्जा करना और इलाकों पर। इसके अलावा यहां पर तो 2014 में कब्जा हो ही गया। उसके बाद रूस ने यहां पर भी जो डोनेट्स्क का इलाका है, मैं यहां पर एक लाइन बना देता हूं और मैं आपको आगे एक और नक्शे में दिखाऊंगा। यहां डोनेट्स्क का इलाका है यूक्रेन का, उस पर भी कब्जा कर लिया। ये डोनेट्स्क का इलाका है, ये ऐसा इलाका है जहां पे ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलने वाले हैं, रूसी पृष्ठभूमि से हैं। इन दोनों कब्जों के लिए, डोनेट्स्क के लिए, क्रीमिया के लिए बहुत लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, क्योंकि जब इन्होंने कब्जा करने का सोचा तो बहुत विरोध उनको झेलना नहीं पड़ा। ये एक तरीके की सजा यूक्रेन को दे रहे थे व्लादिमीर पुतिन 2014 में कि आपने हमारे खिलाफ प्रदर्शन किया, तो अब देखिए हम आपके कब्जे, हम आपके हिस्से पर जितना भी आपका इलाका है धीरे धीरे करके उस पर कब्जा कर लेंगे। क्रीमिया के आक्रमण, उसके बाद जो भी विनाश रूस ने किया, उनको एक समुद्री ऊपरी हाथ दे दिया, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब और देशों से भी जब यूक्रेन को मदद आएगी, मानिए और देश हैं जो यूक्रेन को मदद भेजना चाहते हैं, तो अब अगर वो मदद भेजेंगे तो समुद्री रास्ते से तो मदद नहीं भेज सकते ना, क्योंकि जो क्रीमिया का जो इलाका है वो तो रूस ने अपने कब्जे में कर लिया। तो ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी। इसके बाद पूरे विश्व भर में बहुत आलोचना हुई 2014 से ही, इसीलिए रूस और पश्चिमी देशों के संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। यह बात और है कि इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ बात होती रही। हां, शुरुआत में पश्चिमी देशों ने बहुत बुरा भला बोला रूस को कि क्रीमिया को आप ऐसे कैसे कब्जा कर सकते हैं, वो सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में अपना लिया गया कि ठीक है अब कब्जा कर लिया, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बातचीत होती रही, कुछ ना कुछ व्यापार होता रहा। लेकिन अब स्थिति इतनी बुरी है कि कोई बातचीत नहीं और कोई व्यापार नहीं हो रहा है। ये जो युद्ध चल रहा है इस समय, ये ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुका है कि ये एक अब आम बात बन चुकी है यूक्रेन के लिए भी कि भाई रूस से कभी ना कभी हर कुछ दिनों में मिसाइलें आएंगी और हमें उस पर काबू पाना पड़ेगा। हाल ही में
रूस ने यूक्रेन पर 32 मिसाइलें छोड़ी उनके शहरों पर जहां पे लोग रहते हैं, नागरिक। उनमें से यूक्रेन ने कहा कि 16 मिसाइलों को हमने रोक लिया बीच में, लेकिन एक भी मिसाइल अगर आती है तो वो कितना नुकसान पहुंचा सकती है जान माल का, ये आप भी सोच सकते हैं। अगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों से इस समय सहायता नहीं मिल रही होती तो शायद ही वो इतना लंबा युद्ध खींच पाते। वो इतना लंबा युद्ध इसीलिए खींच पाए हैं क्योंकि उनको पश्चिमी देशों से सहायता मिल रही है बहुत बड़ी मात्रा में। और रूस उस तरफ कहता है कि ये पश्चिमी देशों के कारण ही युद्ध इतना लंबा खिंचा है। रूस का कहना है कि अगर पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस ये अगर बीच में ना आते तो युद्ध कब का खत्म हो चुका होता। अगर लोग मर रहे हैं, रूस का कहना है, तो अमेरिका के कारण मर रहे हैं। आप बीच में मत आइए, आप युद्ध खत्म होने दीजिए। लेकिन पश्चिमी देशों ने बहुत बड़ी मात्रा में ना केवल पैसा लेकिन उनके आधुनिक हथियार भी दिए हैं यूक्रेन को। हाल ही में आपने देखा होगा जर्मनी और अमेरिका ने यूक्रेन को अपने टैंक भेजने का पूरा वादा किया। मिसाइलें भेजी जा रही हैं बहुत सारी। अमेरिका ने अपनी बेहद मशहूर पेट्रियट मिसाइल है उसको भेजा है। तुर्की ने अपने ड्रोन भेजे हैं। ये बहुत मशहूर हो रहे हैं ये ड्रोन, क्योंकि ये वो ड्रोन है जिनकी मदद से जो यूक्रेन है वो रूस के टैंक पर हमला कर पा रहा है। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस तरह के देश भी हैं जो आगे बढ़कर के मदद कर रहे हैं रूस की। अब अगर आप पश्चिमी देशों को देखें तो उनका क्या मानना था और वो इस परिस्थिति में कैसे पहुंचे। पश्चिमी देशों का मानना था क्योंकि हम लोग इतने प्रतिबंध लगा रहे हैं रूस पर, हम उनका तेल नहीं खरीद रहे हैं, हम उनकी गैस नहीं खरीद रहे हैं, तो वो लंबा युद्ध नहीं चला पाएंगे। उनकी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर पड़ जाएगी कि उन्हें ये युद्ध रोकना ही पड़ेगा। उन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं रूस के नागरिक ही इतने परेशान हो जाएंगे कि अपनी सरकार को मजबूर कर देंगे कि आप युद्ध रोकिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसके क्या कारण है? देखिए, फिर वही बात है कि युद्ध अगर छोटा होता तो आप भारत, चीन या किसी भी और देश को बोल सकते हैं कि आप तेल मत खरीदिए रूस से, कि भाई हफ्ते भर का युद्ध है, बस हफ्ते भर मत खरीदिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब युद्ध इतना लंबा चल जाता है तो फिर आखिर में तो हर देश को अपने राष्ट्रीय हित के बारे में सोचना है। इसलिए अमेरिका के अलावा और जो पश्चिमी देश हैं, चाहे उन्होंने कुछ नहीं खरीदा रूस से, लेकिन भारत, चीन और बहुत सारे देशों ने रूस से तेल खरीदा, रूस से और चीजें भी खरीदी क्योंकि उन्हें सस्ते दाम पर मिल रही थी। और इसीलिए अगर आप आईएमएफ के भी आंकड़े देखें, आईएमएफ के हिसाब से भी अगले साल रूस की जो जीडीपी है वो 2% से ज्यादा पर बढ़ेगी। मतलब कि कहां तो आप सोच रहे थे कि रूस एकदम तबाह हो जाएगा, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, और कहां यह बात आ गई, आईएमएफ भी कह रहा है कि अगले साल तो वो 2% से भी ऊपर बढ़ने वाले हैं। अब आपको लग रहा होगा 2% ये कितना ही होता है, लेकिन यकीन मानिए बड़े देशों के लिए 2% से भी जीडीपी बढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो रूस के लिए ये एक बहुत अच्छा संकेत है। अगर आप देखें कि ये युद्ध किस तरह से आगे बढ़ा है और किस तरह से ये रूस और यूक्रेन कभी कोई ऊपर कभी कोई ऊपर रहा। आप सभी जानते हैं कि शुरुआती 3-4 महीनों में रूस ने बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया था। ये जो आप इलाके देख रहे हैं, ये इलाके वो हैं जो कि युद्ध से पहले ही रूस के कब्जे में थे। जो मैंने आपको बताया 2014 में क्रीमिया के अलावा डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये 2 प्रांत थे जो पहले ही रूस के कब्जे में आ चुके थे। अब जो युद्ध की शुरुआत हुई, वहां ये जो लाल इलाके आप देख रहे हैं, ये रूस ने अब इस बार अपने कब्जे में किए हैं। लेकिन यूक्रेन ने इसमें से काफी सारे इलाकों पर दोबारा अपना हक जमा लिया है। तो इस समय रूस के पास लगभग ये इलाका, आप मान लीजिए उनके पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। रूस इस समय यह दावा करता है कि जितने भी लोग हैं यहां पे यूक्रेन के इस प्रांतों में रहने वाले, वो सारे के सारे लोग असल में रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो सारे के सारे लोगों पर अगर आप जनमत संग्रह आज भी कराएंगे तो वो रूस को ही चुनेंगे। लेकिन यूक्रेन कहता है कि धीरे धीरे करके हम अपनी जितनी भी हम लोगों की यहां पर क्षेत्र है वो सब हम वापस ले रहे हैं। एक और बहुत दिलचस्प बात आपने ध्यान दिया होगा, जब युद्ध शुरू हुआ था कुछ महीनों बाद ही
इतनी ज़्यादा खबरें आ रही थी कि मुद्रास्फीति इतनी बढ़ जाएगी और बढ़ गई, तेल इतना महंगा हो गया, खाने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई, तो उसका असर अभी क्या पड़ा है मैं आपको ग्राफ से दिखाना चाहूँगा। ये वो समय जब युद्ध की शुरुआत हुई और ये है खाद्य पदार्थ जो हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके दाम देखिए एकदम से कितने ज़्यादा बढ़ गए। कुछ महीने बाद धीरे धीरे करके ये दाम नीचे आना शुरू हुए। कैसे ऐसा हुआ? देखिए, रूस और यूक्रेन दोनों ही अनाज बेचने वाले बहुत बड़े देशों में से आते हैं। दुनिया भर में लोग अनाज बेचते हैं। तो जब यहाँ पे युद्ध की शुरुआत हुई, पता चला कि ये अनाज नहीं बेच पाएंगे, तो एकदम से अनाज की कमी आ गई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और इसीलिए अनाज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। धीरे धीरे करके दो देशों में, बहुत सारे और देश बीच में आए, ये बातचीत हुई कि कम से कम अनाज तो आप भिजवाइए, क्योंकि उस अनाज पर अफ्रीका के और बहुत सारे और अलग अलग जगह के गरीब देश उन पर निर्भर हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे अनाज जाना शुरू हुआ, आप देखेंगे दाम घटना शुरू होता है, मुद्रास्फीति नियंत्रण में आना शुरू होती है। ये अब जो दाम है, ये लगभग आप कह सकते हैं कि युद्ध से पहले वाले स्तर पर ही लगभग पहुंच चुके हैं। खास करके जो खाने का तेल है उसके दाम और खासकर ये जो हमारे अनाज है उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़े थे, वो अब दोबारा से उस स्तर पर आ गए हैं। इसी तरह से अगर आप देखें कच्चे तेल के दाम एकदम से बढ़े और वो अभी तक 2021 वाले स्तर पर नहीं आए हैं। खैर 2021 वाले स्तर पर आने की उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए कि 2020 और 21 में जब महामारी फैली हुई थी, दुनिया भर में कोई कच्चा तेल खरीद ही नहीं रहा था, तो उस समय दाम बहुत ज़्यादा गिर गए थे। अगर आप इसको देखें तो युद्ध से पहले वाले स्तर पर ये आ चुके हैं एक बार फिर से। जैसा मैंने कहा, जब युद्ध इतना लंबा खिंच जाता है तो दुनिया भी इसके बारे में भूल जाती है। आप देखेंगे नहीं खबरों में इसके बारे में, आप पढ़ेंगे नहीं अखबार में इसके बारे में। उसके बाद ये जो युद्ध है वो केवल उन्हीं के लिए एक भयावह एक चीज़ बन के रह जाती है जो लोग वहाँ पे रहते हैं। उसके अलावा जो और देशों में लोग हैं जिनको केवल 10 दिन में एक बार याद आता है, अरे हाँ वहाँ तो युद्ध चल रहा है, उनके लिए ज़िंदगी एक बार फिर से वैसे ही हो जाती है। सबसे दुखद बात यह है इस समय कि इस युद्ध के लिए, इसको पर विराम लगाने के लिए कोई शांति वार्ता इस समय नहीं हो रही है। और ये जो परिस्थिति है ये थोड़ी सी गलत है, क्योंकि किसी भी युद्ध को अगर आप विराम देने के लिए शांति वार्ता कर रहे हैं, मान लीजिए शांति वार्ता सफल नहीं हो रही, लेकिन फिर भी एक आशा बनी रहती है कि नहीं, आप कम से कम बातचीत तो कर रहे हैं। लेकिन इस समय कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। एक बहुत दिलचस्प बात है, पिछले साल अप्रैल में उस समय के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, वो यूक्रेन आए थे। अब ऐसा कुछ कहा नहीं जा रहा है कि उनकी यात्रा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कई लोग ऐसा संदेह कर रहे हैं कि शायद उनके आने के बाद ही जो शांति वार्ता थी वो खत्म हो गई। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कहा जाता है कि अप्रैल में पिछले साल दोनों देशों ने लगभग ये बात मान ली थी कि ठीक है युद्ध विराम करते हैं, और उस पर दोनों देशों ने शर्तें ये रखी थी कि यूक्रेन नेटो की सदस्यता नहीं लेगा और रूस जो है वो युद्ध शुरू होने से पहले जहां पे उनकी सेनाएं थी वहां पर वापस चले जाएंगे। मतलब क्रीमिया और डॉनबास वो उनके पास ही रहेगा, बाकी उनके पास नहीं रहेगा। लेकिन कहा जाता है कि बोरिस जॉनसन जब वहां पर आए, उन्होंने शायद कुछ ऐसा बोला व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कि नहीं नहीं ऐसे मत तुम करो, ऐसे करोगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगे, और लड़ो, युद्ध को आगे बढ़ने दो, हम लोग सब मिलकर के बहुत प्रतिबंध लगा रहे हैं रूस पर, अब चिंता मत करिए, रूस बहुत लंबा युद्ध नहीं चला पाएगा। माना जाता है कि शायद उन्हीं की सलाह पर ज़ेलेंस्की ने उस वार्ता को रोका और वो अब तक दोबारा शांति वार्ता पर पहुंचे ही नहीं है। अब परिस्थिति ऐसी बन गई है कि अब शायद शांति वार्ता ज़ेलेंस्की शुरू नहीं कर सकते। अब इसके दो बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, इस समय यूक्रेन, ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से इतनी मदद ले चुके हैं, इतना पैसा, इतना हथियार ले चुके हैं और जो आ रहा है लगातार, कि इस समय वो ये नहीं कह सकते कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अब तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। कि पश्चिमी देश बोलेंगे भाई हमने तो तुमको इसलिए हथियार दिए, हमने तो इसलिए पैसा दिया कि आपने तो कहा था ये लड़ोगे, आखिरी दम तक लड़ोगे, नहीं छोड़ोगे। दूसरी बात, कहीं ना कहीं तो राजनीति भी है यहां पर। भाई आखिर में ज़ेलेंस्की भी है तो राजनेता ही, उनको भी चुनाव जीतना है, उनको भी सत्ता में तो रहना है, तभी तो वो लड़ पाएंगे।
यूक्रेन में 2024 में चुनाव होना है। ऐसे में ज़ेलेंस्की, जिन्होंने अब तक इतना संघर्ष किया, जिन्होंने अब तक इतना साहस दिखाया, क्यों अब वो एकदम से बोलेंगे कि अब नहीं युद्ध लड़ना हमें? अब तो उनको लगता है कि और उन्हें ताकत दिखाने का समय है, उन्हें और साहस दिखाने का समय है कि वो दुनिया भर को बोले कि देखो मैं नहीं डरता हूं, मैं लड़ने को तैयार हूं, मैं और लड़ सकता हूं। क्योंकि उनका चुनाव भी आने वाला है, तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि अब वो बोले कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। तो इसीलिए शांति वार्ता का ना तो प्रयास हो रहा था इतने समय से, और ना ही आगे होगा यूक्रेन की तरफ से। अब आप रूस की बात करिए, क्या रूस शांति वार्ता की शुरुआत कर सकता है? इसका बहुत 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 ही कम चांस है। क्यों? देखिए, जब रूस ने युद्ध की शुरुआत की, पुतिन ने कहा कि भाई हम कब्जा कर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उन्होंने तो किसी ने मजबूर नहीं किया था युद्ध करने के लिए, उन्हीं की जिद थी। तो अब वो क्या बोल के युद्ध खत्म करेंगे? उनको तो दुनिया को ये दिखाना पड़ेगा ना, देखो मैंने शुरू किया था, मैं जीता हूं, तभी मैं युद्ध खत्म कर रहा हूं, तभी तो होगा। अगर आप जीते नहीं, अगर आपने युद्ध में ऐसा कुछ किया नहीं जिसके लिए आपने इतना बड़ा युद्ध छेड़ दिया, तो आप क्या मुंह दिखाएंगे? इसीलिए माना जा रहा है कि भाई रूस युद्ध विराम करे, ऐसी संभावना नहीं लगती है। दूसरी बात, दूसरा जो कारण था या दूसरी संभावना ये थी कि हो सकता है रूस के जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी चरमरा जाए, इतनी गरीबी आ जाए, पैसे इतने खत्म हो जाए कि वो युद्ध जारी ही ना रख पाए। ये उम्मीद की थी पश्चिमी देशों ने, वो भी नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपसे कहा था, आईएमएफ ने तो कहा है कि अगले साल 2.1% से उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो और बढ़ेगी। तो मतलब जो उम्मीद की गई थी कि रूस की जो अर्थव्यवस्था वो चरमरा जाएगी, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो रूस की तरफ से भी फिलहाल कम से कम कोई कारण नहीं दिखता है कि वो इस युद्ध को खत्म करें। और अगर आप व्लादिमीर पुतिन का जो भाषण सुने, जो 1 साल पूरा अनुभव उन्होंने दिया, उसमें भी उन्होंने पश्चिमी देशों पर ही सारा का सारा माथा वो पूरा दोष गढ़ दिया है कि भाई आप ही की गलती है, आप ही ने युद्ध शुरू कराया था, मैं तो नहीं खत्म करने वाला हूं जब तक मैं यूक्रेन की सरकार नहीं हटा देता हूं। उन्होंने तो ये तक कह दिया था पहले कि मेरे लिए तो यूक्रेन देश का अस्तित्व ही नहीं है, यूक्रेन को तो होना ही नहीं चाहिए था, वो तो हमेशा रूस का हिस्सा था, तो अब यूक्रेन तो देश ही नहीं होना चाहिए। खैर, वो परिस्थिति तो अभी नहीं आने वाली। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत कहां खड़ा है, भारत को इस युद्ध से क्या फायदा या क्या नुकसान है, और भारत आगे जाकर क्या करेगा। जैसा कि आपको बताया, भारत उन देशों में से एक रहा है अभी तक युद्ध में जिसने बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से दोनों देशों के बीच में एक संतुलन बनाए रखा है। हमें इस समय कोई नहीं कह सकता कि आप यूक्रेन के ज्यादा समर्थक हैं, रूस के ज्यादा समर्थक हैं। पश्चिमी देशों ने बहुत बार हम पे ये बोला कि भैया आप रूस से तेल मत खरीदिए, आपकी वजह से रूस को पैसे मिल रहे हैं, हम आप पे प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन आपको भी मानना पड़ेगा कि भारत ने सफलतापूर्वक अपने हितों को अभी भी आगे रखते हुए जब जब हमें तेल खरीदना है, रूस से हमने खरीदा है। यहां तक कि इस समय जितना तेल हम रूस से खरीद रहे हैं उतना हमने कभी नहीं खरीदा, क्योंकि हमें वो सस्ते में मिल रहा है। और हमने बार बार ये बात बोली है कि अगर आपको इतनी ही परेशानी है पश्चिमी देशों को, तो ईरान को तेल बेचने दीजिए, हम वहां से खरीद लेंगे। वो भी नहीं आप बेचने देते। अगर आप ये चाहेंगे आप वहां से भी तेल मत खरीदो, वहां से भी मत खरीदो, सबसे महंगा तेल खरीदो, केवल अमेरिका से तेल खरीदो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारी जो जनसंख्या है, जो गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उनके लिए भी तो सरकार को काम करना है, तो भारत सरकार पहले उन्हें सोचेगी। तो अभी तक अब तो हम बहुत अच्छा संतुलन बनाते आए हैं, लेकिन इस बात को हम इतना नहीं खींच सकते कि पश्चिमी देश या अमेरिका बोले कि यार छोड़ो, ये तो रूस की तरफ ही रहते, इनसे बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है और हमने ये बात देख ली, रूस के हथियारों में शायद वो बात नहीं है जितनी लोगों ने सोची थी। रूस के हथियार शायद इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे होते तो वो यूक्रेन से बहुत पहले जीत चुके होते। परेशानी ये है कि हमारी सेना के ज्यादातर जो हथियार हैं वो अभी भी रूसी हैं। तो हमें भी चाहिए आगे बढ़ के रूस के हथियारों को छोड़ के और देशों से और आधुनिक हथियार लें। लेकिन जब वो हथियार हम लेंगे तो उसके लिए हमें बेहतर संबंध रखने चाहिए और देशों से। तो भारत किस तरह से संतुलन को बनाए रखेगा ये भी हमें देखना है। दूसरा, हमारे पास एक बहुत बड़ा जो चुनौती है वो ये है
चीन और रूस भी अपनी दोस्ती और सशक्त कर रहे हैं जैसे जैसे समय बीत रहा है। हाल ही में दोनों देशों की तरफ से यह बयान दिया गया कि हमारी दोस्ती इतनी सशक्त कभी थी ही नहीं जितनी आज है। अब ऐसे में भी भारत को यह बात समझनी है कि हम रूस से अलग नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम रूस से अलग गए और रूस और चीन इतना ज्यादा पास आ गए तो वो हमें भी नुकसान कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की अगर सुरक्षा परिषद को देखें तो उसमें हमारा सबसे अच्छा मित्र साल दर साल रूस ही रहा है, और ऐसे में हम ये नहीं कर सकते कि रूस को कहें ठीक है बस तुम चीन से दोस्ती कर लो, हम तो अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। तो हर तरफ संतुलन बनाए रखना है। एक बहुत अच्छी चीज हुई हाल ही में, वो ये थे कि हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल, वो गए थे रूस एक मीटिंग के लिए, और वहां पे वो अकेले व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं, उनकी एक मीटिंग होती है। और ये बहुत बहुत अनोखी चीज है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर जब कोई इस तरह से किसी देश से रूस जाता है, खासकर पिछले कुछ सालों में, तो व्लादिमीर पुतिन उनसे नहीं मिलते हैं। जो बड़े बड़े देश है ना, ऐसे शी जिनपिंग हो गए, यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन हो गए, उनको कोविड का इतना खौफ हुआ कि उन्होंने लोगों से मिलना ही बंद कर दिया। अब आप देखिए कोई भी ऐसी फोटो बहुत साल तक नहीं आई थी, अब तो खैर आना शुरू हो गई है, पर काफी समय तक कोई फोटो ही नहीं आती थी जैसा व्लादिमीर पुतिन के साथ कोई आसपास कोई खड़ा है, सब दूर 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 रहते हैं। ऐसे में अजीत डोवाल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग होना, ये एक ऐसा संकेत है कि शायद भारत का कोई संदेश है जो रूस तक पहुंचेगा। तो ऐसे में क्या उस पर होता है अमल, या फिर वो संदेश क्या था, ये हमें आगे आने वाले महीनों में पता चल सकता है। यहीं पर एक और देश है जिसके बारे में हमें बात करनी ही पड़ेगी, और वो है चीन। देखिए, चीन के लिए भी ये एक बहुत दिलचस्प समय है। चीन की ये कामना है कि वो अमेरिका को हटाकर दुनिया भर का सबसे सशक्त, सबसे शक्तिशाली, सबसे अमीर देश बने। इसके लिए वो चाहते हैं कि भाई जहां जहां अमेरिका नहीं आता वहां वहां वो रहें। तो वो रूस से दोस्ती करते हैं, रूस से जितनी नजदीकी हो सके करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात रूस और चीन में अलग है, रूस अमेरिका पर निर्भर नहीं है, जबकि चीन अभी भी अमेरिका पर निर्भर है। क्यों? अगर आप चीन और अमेरिका का व्यापार देखें तो वो अभी भी इतना इतना विशालकाय व्यापार है कि अगर अमेरिका ने चीन से व्यापार करना बंद कर दिया तो चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत भारी धक्का पहुंचा सकता है। तो चीन को भी अभी इस समय यह बात तय करनी है कि क्या वो रूस के इतने करीब आ जाएं कि अमेरिका से एकदम सब कुछ बातचीत खत्म कर दें, या वो दोनों के बीच में संतुलन बनाए। क्या उन्हें रूस की दोस्ती से ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा या फायदा होगा, या अमेरिका के साथ बातचीत करते रहने में ज्यादा फायदा होगा? पहली बात। दूसरी बात, ताइवान की कहानी देखिए, चीन का हमेशा से ये योजना रही है कि आज नहीं तो कुछ साल बाद ताइवान को हमें चीन का हिस्सा बनाना ही बनाना है। दुनिया भर में यह देखा जा रहा था कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध पर क्या करेगा, क्योंकि अगर अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद करने नहीं आते मान लीजिए, तो चीन को यह इशारा मिल जाता कि अच्छा, मतलब कल को मैं भी ताइवान पे अगर हमला करूंगा तो ये ताइवान को बचाने नहीं आएंगे, मतलब मैं हमला कर सकता हूं। और ये चीज अमेरिका नहीं होने दे सकता और ना ही पश्चिमी देश होने दे सकते हैं। तो पश्चिमी देशों के लिए बहुत अहम था कि वो यूक्रेन की मदद करें जितनी हो सके, ताकि वो चीन को भी एक संदेश दे कि कल को आप ताइवान पर अगर हमला करने की सोचेंगे, अगर कल को आप ताइवान पर किसी भी तरीके की आपत्ति लाएंगे तो हम वहां पर उन्हें बचाने आएंगे। और यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ साफ कह दिया है कि भाई हम चीन के हमले जब भी होगा, अगर होता है तो ताइवान को बचाने आएंगे ही आएंगे। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलकर ऐसे नहीं कहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बस यही कहा था, हाँ हम चाहते हैं शांति से सब कुछ हो, कोई दिक्कत ना हो, झगड़ा ना हो। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुल करके ये बोला है कि भाई अगर ताइवान पर हमला करते हैं आप तो हम आएंगे बचाने के लिए। तो चीन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण एक समय है कि वो अमेरिका से अपने जो संबंध है क्या वो उसको और खराब कर सकते हैं, या उन्हें रूस से ज्यादा फायदा है, ये उन्हें भी तय करना है।
हाल ही में जैसा मैंने कहा, व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत लंबा भाषण दिया, लगभग 90 मिनट का। जब 1 साल पूरे हुए, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने परमाणु हथियारों का भी नाम लिया, पश्चिमी देशों पर पूरा दोष मढ़ दिया कि भाई आपकी गलती है, आपकी वजह से युद्ध हुआ, आप ना करते तो युद्ध ना होता, वगैरह वगैरह। मैं नहीं कहूंगा कि आप पूरे के पूरे भाषण को सुनिए, ये आपके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ, भाषण हमें ये जरूर कहता है कम से कम रूस की तरफ से तो युद्ध खत्म होने के कोई भी लक्षण आपको नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनके लिए इस समय ये इज्जत की बात हो गई। हमने युद्ध शुरू किया था, हम कैसे खत्म कर दें ये बिना बताए कि हम जीत गए, तो हमें जीतने की घोषणा तो करनी ही पड़ेगी। अब देखते हैं युद्ध कितना लंबा चलता है। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं युद्ध और लंबा ना चले, क्योंकि आम नागरिक और जो सैनिक हैं, किसी के लिए भी आसान नहीं होता कि वो किसी और को मारे या अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागता रहे। तो उम्मीद करते हैं कि ये युद्ध किसी न किसी तरह से अपने विराम की तरफ जाए। यह था हमारा आज का एक्सप्लेन सेशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि 1 साल जब पूरे हो चुके हैं इस युद्ध के, तो इस 1 साल के भीतर क्या क्या चीजें हुई, पश्चिमी देशों का क्या रुख है, रूस क्या चाहता है, भारत इस समय किस परिस्थिति में है और आगे क्या हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आप सभी ने हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप के हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुका होंगे। नहीं तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिए आपको ये सब क्लासेस कैसी लग रही हैं। हम सारे के सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और अपने साथ साथ जितने भी आपके और दोस्त हैं जो कि इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर लेकर के आए ताकि वो भी इन सब से सीख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।